Hello students, welcome to the YouTube channel of Learning Ant. I am your Daniel sir and we are back with another topic. Now this topic is going to be very interesting. We are going to learn about something very fascinating, which is cell division, right? It's a topic of your class 11, right? Cell division हम लोग पढ़ने वाले हैं आज. Cell division का हम लोग एक पार्ट में फोकस करेंगे, which is the interphase. We are going to learn about the interphase in today's class. Right? So without further ado, let's begin with interphase. तो सबसे पहले rather interphase से शुरू करने से पहले अच्छा we'll be talking about mitosis, meiosis, but we'll be doing that later. तुम लोग को पता है ना कि दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, mitosis, meiosis, all of that little later. थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं what is interphase, right? उसके बाद हम लोग mitosis, meiosis को समझेंगे. चलो जल्दी से सबसे पहला चीज हम लोग को ये जानना है कि सेल डिवीजन होता क्यों है. What is the basis of cell division? देखो अगर हम एक सेल बनाएंगे, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ सेल, है ना, दिस इज माय सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना, ये मेरा सेल है. अब ये सेल बॉर्न होने के बाद दिस सेल डेफिनेटली विल बिकम लार्जर इन साइज, राइट. तो ये सेल जब बड़ा हो गया, सपोज ये सेल बड़ा हो गया, है ना, तो ये सेल जब बड़ा होता है तो नेचुरली इसका volume of nucleus has increased, right? But the volume of cytoplasm क्या होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा increase हो जाता है, right? So as compared to the volume of nucleus, the volume of the cytoplasm enlarges to a greater extent. तो इसकी वजह से होता क्या है ना बेटा, देखो इतना बड़ा सा न्यूक्लियस, it was enough to maintain the properties of the cell. सेल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में इतना छोटा सा न्यूक्लियस वाज फाइन, राइट. लेकिन जब सेल बड़ा हो गया है ना, इसका न्यूक्लियस तो बड़ा हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली उतना बड़ा नहीं होता है ना. तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, है ना. ये वाला जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, राइट. इसको हम लोग बोलते हैं द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वी कॉल इट द कार्योप्लाज्मिक रेशियो, कार्योप्लाज्मिक रेशियो या अगेन कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, कुछ भी बोलो, है ना. तो ये दोनों रेशियो इसका काफी घट जाता है जब सेल बड़ा होता है ना. तो ये वाला रेशियो अगर हम देखेंगे तो दिस रेशियो फॉल्स, right? So whenever the nucleocytoplasmic index falls or the कार्योप्लाज्मिक रेशियो या इंडेक्स it falls, what will happen, the cell will be given the stimulus for cell division, राइट. क्यों? क्योंकि ये जब दो हो जाएगा तो ये जब अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम, ये यहाँ पे इट विल बिकम टू डॉटर सेल्स. सो दिस मदर सेल विल डिवाइड टू गिव यू टू डॉटर सेल्स, है ना. तो जब ये डिवीजन हो जाएगा, अगेन सेल का साइज छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये जो दो मेरा न्यूक्लियस है ये अब आराम से उसको संभाल पा रहा है, ठीक है. सो बेसिकली इट इज डन, सेल डिवीजन का हम लोग बेसिस बोलते हैं. सेल डिवीजन का बेसिस क्या होता है पता है, सेल डिवीजन का बेसिस होता है टू रिस्टोर कार्योप्लाज्मिक रेशियो या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स. तो दिस इज टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, राइट. तो सेल डिवीजन इसलिए होता है बिकॉज आई वांट टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स. क्लियर. चलो फटाफट से सीखते हैं सेल साइकिल. अब सेल साइकिल क्या होता है ये समझो. यहां पे जब हम लोग सीखे थे कि एक सेल बड़ा होता है, बड़ा हो करके डिवाइड करता है, तो ये जो बड़ा होने का फेज है ना बेटा, ये जो यहां से यहां तक जो बड़ा होने का फेज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इंटरफेज. इसी को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट द इंटरफेज, है ना. द सेल इज इन इंटरफेज राइट नाउ. क्लियर है, राइट. ये तो इंटरफेज हो गया. और ये वाला जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे तुम्हारा हो गया डिवीजन. अब ये माइटोसिस से हो, मियोसिस से हो, जिससे भी हो. क्लियर है. तो सबसे पहले समझते हैं सेल साइकिल को. अब सेल साइकिल क्या होता है समझो.
सेल साइकिल को अगर मैं डिफाइन करूं ना, तो सेल साइकिल इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट, है ना। तो सेल डिवीजन में, तो एक सेल डिवीजन और दूसरा सेल डिवीजन में जितना भी इवेंट्स होता है, राइट, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। अब ये सेल साइकिल का दो प्रिंसिपल स्टेजेस होता है, चलो इसको समझो, या रादर तुम लोग को पता भी होगा, राइट। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, राइट, वी कॉल इट दी इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब क्या होता है? प्रेपरेटरी फेज, राइट, प्रेपरेटरी फेज। और ये दूसरा होता है एक्चुअल वाला डिवीजन फेज। तो यहां पे क्या होता है? डिवीजन। इसको एम फेज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना। एम फेज क्यों? क्योंकि माइटोसिस में भी होता है, मियोसिस में भी होता है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि पहले इंटरफेज आएगा, प्रिपेयर करेगा, और उसके बाद सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कौन ज्यादा बड़ा होगा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखो तुम लोग भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नीट का प्रिपरेशन ज्यादा लंबा होता है कि नीट का एग्जाम ज्यादा लंबा होता है? बताओ। नीट का एग्जाम कितना होता है? 3-3.5 घंटा का, लेकिन प्रिपरेशन 1 साल का करते हो तुम लोग। एग्जैक्टली इन द सेम वे जो इंटरफेज होता है ना, वो काफी लंबा होता है। एनसीईआरटी बोलता है मोर देन 95% ऑफ द टाइम, है ना। सेल का 95% ऑफ द टाइम कौन लेता है? इंटरफेज। और डिवीजन फेज जो होता है, याद रखना, इज लेस देन 5%, राइट, लेस देन 5% होता है तुम्हारा डिवीजन फेज। क्लियर? राइट। अब ये जो इंटरफेज होता है ना बेटा, इंटरफेज इज सब डिवाइडेड इनटू 3, राइट। इंटरफेज इज बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू 3। अब ये 3 क्या है? सबसे पहले आता है योर G1 फेज, देन आता है द S फेज, देन आता है G2 फेज। करेक्ट? यही 3 स्टेप्स है जिसके बारे में आज हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ना है। एक तुम्हारा G1, दूसरा S, और तीसरा G2, राइट। इसी को हम लोग को काफी डिटेल्स में पढ़ना है। इसको अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा इंटरफेस। क्लियर है ना? चलो अब जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। फटाफट से सर्कल बनाते हैं एक बड़ा सा, और इसको समझने का कोशिश करते हैं, है ना। लेट अस अंडरस्टैंड। चलो ये हो गया तुम्हारा सर्कल। अब लेते हैं स्ट्रेट लाइंस और इसको डिवाइड करते हैं। One minute. राइट तो तुम देखोगे हम ये सर्कल को इतना पार्ट में और इतना पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये जो बड़ा सा पार्ट है ना बेटा, ये पूरा मेरा इंटरफेस है और वो मेरा एम फेज है। ठीक है, दिस एंटायर इज माय एम फेज। अगर तुम देखोगे, चलो वापस से एक बार देखते हैं, ये जो डिवीजन फेज है ना, ये डिवीजन फेज को हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक होता है मेरा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, राइट, वी कॉल इट कार्योकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, हम लोग इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना। आज हम लोग ये सब के बारे में नहीं पढ़ने वाले, कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के बारे में नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं ये 3 के ऊपर। लेकिन बताने के लिए बता रहे हैं कि ये होता है तुम्हारा एम फेज या फिर डिवीजन फेज। ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा तुम्हारा क्या है? एम फेज है। और ये पूरा तुम्हारा आई फेज होता है या इंटरफेज होता है। इंटरफेज में मैंने बोला दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज का मतलब यहां पे सेल इज गोइंग टू डू द प्रिपरेशंस फॉर सेल डिवीजन। चलो देखते हैं इसको जल्दी से। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, राइट, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, this goes for your G1, right, majority G1 is the largest, right। उसके बाद आता है तुम्हारा S फेज, उसके बाद आता है S फेज, और उसके बाद आता है G2, है ना। तो चलो इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये है तुम्हारा G1, है ना, ये है तुम्हारा S, और ये है तुम्हारा G2,
है ना। इसके अंदर भी काफी सारा इवेंट्स है, बट इसके अंदर हम लोग फोकस नहीं करेंगे अभी अभी हम लोग प्रिंसिपली फोकस करेंगे ये तीन के ऊपर। किन तीन के ऊपर भाई? वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन G1, right? We are going to focus upon S, right? And we are going to focus upon G2. यही तीन चीज के ऊपर हम लोग अभी फोकस करेंगे। चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं अबाउट द G1 फेज। तो एज यू कैन सी द G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट। तो चलो जल्दी से लिखो, राइट? लेट्स राइट इट डाउन। दिस फेज इज द लॉन्गेस्ट। ये फेज क्या होता है भाई? ये फेज होता है लॉन्गेस्ट। यहां पे याद रखना, यहां पे एवरीबडी प्लीज रिमेंबर दैट ओवर हियर यू हैव मैक्सिमम प्रोटीन्स का सिंथेसिस। 1 minute। मैक्सिमम प्रोटीन्स एंड आरएनए, राइट? मैक्सिमम प्रोटीन्स एंड आरएनए का सिंथेसिस कहां होता है? G1 फेज में होता है। और देखो याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनेल्स, जितना ऑर्गेनेल्स होता है ना सेल में, राइट? जितना ऑर्गेनेल्स होता है सेल में वो सब यहीं पे बनता है, राइट? तैयार होता है ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन, राइट? ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन भी यहीं पे हो गया। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है। द कैच इज सारा ऑर्गेनेल्स तो तुम्हारा डुप्लीकेट करता है, बट एक्सेप्ट अ फ्यू। क्या क्या है वो? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को छोड़ के, गोल्गी बॉडी को छोड़ के, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, और प्लास्टिड को छोड़ के, है ना, क्लोरोप्लास्ट। इसको छोड़ के बाकी सारा तुम्हारा ऑर्गेनल्स यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाता है, राइट? सेंट्रियोल्स कहाँ पे डुप्लीकेट करता है? क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, सेंट्रियोल्स यहाँ पे तो डुप्लीकेट नहीं करता है, लेकिन सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट कहाँ पे करता है? सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एस फेज में करता है ना, सेंट्रियोलर डुप्लीकेशन। ठीक है। दूसरा चीज समझो, यहां पे बन जाता है तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज। यहां पे तुम्हारा बन जाता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज तो यहां पे बनता है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस यहां पे नहीं होता। डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स, तो अगर कोई तुमसे पूछे डीएनए पॉलीमरेज कहां पे फॉर्म होता है, प्लीज रिमेंबर डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म यहां पे होता है, लेकिन एक्टिव यहां पे होता है ना। डीएनए का डुप्लीकेशन, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि डीएनए का डुप्लीकेशन कहां होता है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन यहां होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए का डुप्लीकेशन को वी कॉल इट रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन अकर्स ओवर हियर, राइट? रेप्लिकेशन अकर्स ओवर हियर। तो इसका मतलब लाजमी सा बात है कि डीएनए अगर तैयार हो रहा है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, इफ द डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेटेड, देन दिस इज ऑब्वियस that DNA के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स will be synthesized here। तो देखना, majority of proteins are going to get synthesized here, but histone proteins will be synthesized here, है ना। तो यहां पे क्या बन रहा है भाई? यहां पे बन रहा है तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स यहां पे बन रहा है, लेकिन याद रखना, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए तैयारी यहां पे शुरू हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहां पे देखो पहले, है ना। इसका मतलब ये है कि अमीनो एसिड्स फॉर हिस्टोन, अमीनो एसिड्स फॉर हिस्टोन सिंथेसिस will be है ना, सिंथेसाइज होता है यहां पे हिस्टोन का अमीनो एसिड्स, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है यहां पे, ठीक है। एग्जैक्टली इन द सेम वे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहां पे, है ना, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, विच इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, राइट, वो सब बनता है यहां पे। अब ये अंडरस्टैंड, यहां पे और क्या बनता है भाई? देख लो, यहां पे बनता है एटीपी,
right? Very important. Energy, right? ATP synthesis also occurs over here. ठीक है, तो चलो वापस से देखते हैं यहाँ पे एस फेज में क्या क्या चीज बना। एस फेज में सेंट्रियोल्स बना, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, हिस्टोन प्रोटीन्स बना। ठीक है, और अगर डीएनए बन रहा है, सुनो, डीएनए अगर बन रहा है और हिस्टोन बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्रोमैटिन बनेगा, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि क्रोमैटिन का भी डुप्लीकेशन यहीं पे होता है। ठीक है, क्रोमैटिन का भी डुप्लीकेशन यहीं पे होता है ना, राइट। चलो, वेरी नाइस। नाउ लेट्स कम टू द G2 फेज। अगर हम लोग G2 फेज में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चीज बन चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखो हम लोग सेंट्रियोल्स के बारे में बात कर चुके हैं, बट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, है ना। तो चलो सबसे पहले वही लिखते हैं, तुम्हारा गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, राइट, इसका डुप्लीकेशन यहां पे होता है, राइट। नंबर 2, और क्या क्या है ये यहां पे बनता है, यहां पे बन रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स। देखो यहां पे मैक्सिमम प्रोटीन्स, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स, यहां पे। अभी इसके बाद सेल डिवीजन में ना हम आगे और पढ़ाएंगे कि सेल डिवीजन में लगता है तुम्हारा स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन यहां पे बनता है G2 में, जस्ट बिफोर द माइटोसिस, है ना। माइटोसिस के कार्योकाइनेसिस शुरू होने के जस्ट पहले शुरू होता है तुम्हारा ट्यूब्यूलिन का बनना, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे ना मेटाफेज में, है ना। तो यहां पे क्या बनता है, लिख लो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। यहां पे क्या बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहां पे बनता है भाई, G2 फेज में बनता है ना। और कुछ कुछ थोड़ा बहुत यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ, बस इतना लिखा है, सम, जो कुछ बच जाए, सम प्रोटीन्स एंड आरएनए, सम प्रोटीन्स एंड आरएनए, कुछ कुछ एंजाइम्स या कुछ कुछ आरएनए अगर बच गया है तो वो यहां पे बनता है। बाकी ये है तुम्हारा इवेंट्स इंटरफेस का, क्लियर। अभी चलो इसका दूसरा नाम सीख लेते हैं, है ना। देखो यहां पे तुम्हारा जो भी G1 में हो रहा है, ऑल द इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस इन द G1, देखो ये सारा इवेंट, ये तुम्हारा सेल डिवीजन के बाद हो रहा है, लेकिन सिंथेसिस फेज से पहले हो रहा है। तो इसको हम G1 फेज को, एक्चुअली G1 का नाम क्या होता है समझ लो, G1 का मतलब होता है फर्स्ट गैप फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज। और क्या बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज। इसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। क्यों, क्योंकि माइटोसिस के बाद हो रहा है। वी कैन कॉल इट द पोस्ट माइटोटिक फेज, या और क्या बोल सकते हैं इसको, यू कैन कॉल इट द प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि सिंथेसिस फेज से पहले हो रहा है। वी कैन कॉल इट द प्री सिंथेसिस फेज। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट द प्री सिंथेसिस फेज। क्लियर है, ये तो तुम्हारा हो गया। इसके बारे में तो और क्या बताना अलग से, ये तो तुम्हारा सिंथेसिस फेज है ही है, लिख लो, दिस इज योर सिंथेसिस फेज, या सिंथेसिस फेज बोलो या सिंथेटिक फेज बोलो, सिंथेसिस फेज बोलो या इसको सिंथेटिक फेज बोलो, जो भी बोलो, है ना। ये इसको सिंथेसिस इसलिए बोलते हैं ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए, है ना, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए। क्योंकि यहाँ पे किस चीज का सिंथेसिस होता है, क्वेश्चन आता है कि सिंथेसिस फेज को सिंथेसिस क्यों बोलते हैं, यहाँ तो हर जगह पे सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेन हीरो, तुम्हारा मेन हीरो क्या है, डीएनए। तो डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पे होता है, इसी के लिए इसको सिंथेसिस फेज का नाम दिया गया। चलो, अब ये वाला तो अलग से बताने का जरूरत नहीं है, you already might have guessed कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, G2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखो G2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे देखते हैं, राइट। G2 को हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं, यू कैन कॉल इट द सेकेंड ग्रोथ फेज, राइट, सेकेंड ग्रोथ फेज। या इसको बोल सकते हो सिंथेसिस फेज के बाद हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज, we'll call it the post synthetic phase, या फिर we can also call it the प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोसिस से पहले हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक। Are we understanding? So this is all about the names of the three phases, the G1s and G2. Clear? एक और चीज यहाँ पे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ G0। ठीक है, G0 देखो हम यहाँ पे और नहीं लिख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के बारे में ये नेक्स्ट स्लाइड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज विच यू हैव टू रिमेंबर कि यहां से जस्ट नियर द G1 है ना, यहां से कुछ कुछ सेल डिवीजन का ये जो साइकिल है ना, इसको छोड़ देते हैं, है ना, इसको छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। कहां निकलते हैं भाई? निकलते कहीं पे नहीं है, राइट, अलग से कोई जगह नहीं है कि वहां पे निकलते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, लेकिन सेल डिवीजन और नहीं करते, वो बेसिकली हो जाते हैं डिफरेंशिएटेड, राइट, दे बिकम डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट करने का मतलब वो एक पर्टिकुलर जॉब ले लेते हैं और वो वही जॉब को करेंगे आज से, ठीक है, वो और सेल डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, दे विल गेट अ जॉब एंड दे विल कंटिन्यू डूइंग दैट जॉब। चलो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द G0 फेज। G0 फेज या G0 फेज, इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, वी कॉल इट द क्वाइसेंट फेज, राइट, G0 या फिर वी कॉल इट द क्वाइसेंट फेज। अब ये क्वाइसेंट फेज में होता क्या है ना, क्वाइसेंट फेज में होता ये है कि जो सेल है, वो जो तुम्हारा जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता है ना, सेल शोज नो डिवीजन, सेल और डिवाइड नहीं करता है, सेल का नंबर और चेंज नहीं होता है, सेल हैज बिकम डिफरेंशिएटेड। सेल क्या होता है भाई? द सेल हैज बिकम डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है पता है? डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है द सेल हैज टेकन अप अ जॉब, सेल को एक जॉब लग गया। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं कि फ्लोएम का एक सेल बन चुका है कंपेनियन सेल, या बन चुका है सीव ट्यूब। अब वो और डिवाइड करना उसका काम नहीं है, अब उसका काम है खाना को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, है ना, उसको एक काम मिल गया, भाई हमको काम दे दो। ऐसा नहीं है दैट आई एम वेरी लेजी, आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड, ऐसा है कि हमको बस और डिवाइड नहीं करना। आई एम मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यू कैन ऐड ओवर हियर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द सेल इज, लिख लो, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, है ना, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ऐसा नहीं है कि सेल मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रहा है, सेल मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन वो और डिवाइड नहीं करेगा। बोलने का मतलब ये है कि वो और डिवाइड कभी भी नहीं करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा न्यूरॉन्स, राइट, दे विल नेवर डिवाइड। जैसे कि तुम्हारा हार्ट का मसल्स, they will never divide. Are you understanding? So these cells are supposed to be in the G0 phase या G0 phase, right? ये और divide नहीं करता है, clear है? They will rather suspend their cell cycle, right? कुछ लोग suspend बोलते हैं, कुछ लोग exit the cell cycle, clear है? Right? वो और cell cycle में नहीं रहेगा, वो division show नहीं करेगा, clear है? I hope I have made you clear all the different steps of interphase. The G1, S, G2. Also, we talked a little bit about the G0 or the quiescent stage. Clear है? अब जल्दी से इसका कुछ questions कर लेते हैं. Right? Let's do a little bit of questions. देखो, onion root tip has 14 chromosomes in each cell. How many chromosomes will the cell have in the G1 phase? समझो, यहां पे G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में क्या S हुआ है? अगर हम S के बारे में भी बात करें, चलो एक बार S को भी देख लेते हैं भाई अपना, राइट, क्या था, हम इसके बारे में क्या लिखे थे? S फेज में हमने लिखा था कि डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। क्या मैंने कुछ भी क्रोमोसोम के बारे में बोला था? नहीं। प्लीज रिमेंबर दैट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम का नंबर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसको एक बार समझ लो, स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है। चलो इसको अगर हम एक बार समझाने का कोशिश करें ना, तो लेट मी ड्रॉ क्रोमोसोम ओवर हियर। ये तुम्हारा क्रोमोसोम, ये तुम्हारा क्रोमोसोम, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है ना, राइट। तो इसको हम लोग कितना बोलते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? हम लोग क्रोमोसोम को काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक क्रोमोसोम,
ये कितना क्रोमोसोम है भाई? दिस इज 1 क्रोमोसोम, राइट। एस फेज होने के बाद यही क्रोमोसोम में ऑफ कोर्स डीएनए रहता है ना, डीएनए इज देयर विद इन दिस क्रोमोसोम। तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक एस फेज हो गया है ना। एस फेज होने के बाद ये कैसा दिखता है? ये कुछ दिखेगा ऐसा, राइट। इसको येलो से बनाते हैं ना, ऐसा दिखेगा। लेट्स हैव अ लुक, राइट। इट विल हैव अ लुक लाइक दिस, है ना। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो डबल क्रोमोसोम हो गया। नहीं, इसको भी अभी हम लोग बोलेंगे कि ये कितना क्रोमोसोम है। दिस इज ऑल्सो एक ही क्रोमोसोम, राइट, बिकॉज आई टोल्ड यू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। अभी भी एक ही सेंट्रोमियर है, तो ये क्रोमोसोम एक है। इसके अंदर का डीएनए जो है ना, देखो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था डीएनए, राइट। ये जो डीएनए है ना बेटा, ये डीएनए हो गया है डबल। ये डीएनए पहले इतना था, अब क्या हो गया है, ये डीएनए डबल हो गया है। तो इसके अंदर बोलते हैं कि डीएनए कितना है भाई? ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, लेकिन इसमें डीएनए है 2C। मानते हैं कि इसमें है 2C। ऐसे समझो कि 2 किलो डीएनए। एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, अब ये क्या बन जाएगा? इसके अंदर डीएनए कितना है बेटा? 4C। एक्चुअली सी का एक वैल्यू है, तुमको मॉलिक्यूलर बेसिस जब पढ़ाएंगे ना तो पता चलेगा कि सी का एक वैल्यू होता है 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू, यहाँ पे 2C माना जाता है एस फेज से पहले, और यहाँ पे माना जाता है 4C ऑफ डीएनए। ये वाला क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं मोनाड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं मोनाड स्ट्रक्चर, है ना। मोनाड क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तुम्हारा क्रोमैटिड है। इसको हम लोग बोलते हैं डायड स्ट्रक्चर, है ना। अभी इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना लगाओ कि क्रोमोसोम नंबर नेवर चेंजेस, है ना। द डीएनए इज डबल्ड। देखो लिख देते हैं हम, डीएनए इज डबल्ड, राइट। क्रोमोसोम नंबर नेवर चेंजेस, है ना। क्रोमोसोम नंबर नेवर चेंजेस। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? ये हम बात कर रहे हैं तुम्हारा एस फेज के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एस फेज। एस फेज में द डीएनए इज डबल बट द क्रोमोसोम नंबर नेवर चेंजेस। आर वी क्लियर विद दिस? Is everybody understanding? Chalo. Coming to the questions, we have learnt about the interphase. I have taught you the first part of the cell division chapter, which is the interphase. Now coming to the questions, right? सबसे पहला question, if you can see on the board, we have during the G1 phase of cell division. तो मैंने क्या कहा था कि interphase का क्या-क्या ये stages होता है? G1, S, G2, उसके बाद M, है ना। तो G1, S and G2 are the part of interphase. तो G1 में मैंने क्या कहा था? देखो, तो इफ वी टॉक अबाउट द G1 फेज, G1 फेज के बारे में याद करो, काफी सारा चीज लिखाए थे तुम लोग को, है ना। मैक्सिमम प्रोटीन्स आरएनए आर सिंथेसाइज्ड, डीएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस एक्सेप्शन सेंट्रियोल्स डिवाइड नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और प्लास्टिड्स, राइट। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज बन जाता है, राइट, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है ना। तो ये सारा चीज, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है, वो तो G2 में होता है। तो these were all the events of G1. Now let's match it. This is a very simple type of a question. यहाँ पे देखो, यहाँ पे if you look at option number B, ऑप्शन नंबर बी में देखोगे यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है तो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रियोल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सेल अंडरगोज डुप्लीकेशन, ये तो डुप्लीकेशन वाला, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो your correct answer is going to be what? Your correct answer is going to be RNA and proteins are synthesized for cell growth and subsequent DNA replication, right? This is your first question. Coming to question number 2, if you have a look at question number 2, an onion root tip has 14 chromosomes in each cell. How many chromosomes will the cell have at the G phase? Right? यहाँ पे mention नहीं किया गया G1 या G2, but it really should not matter actually also. है ना। तुम यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, इफ यू हैव अ लुक हियर, मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया था, है ना, कि तुम्हारा क्रोमोसोम जो है वो मोनाड स्टेट में रहता है इंटरफेज से पहले। जैसे ही तुम्हारा एस फेज होता है, एस फेज होने के बाद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डू नॉट चेंज बट द अमाउंट ऑफ डीएनए चेंजेस, है ना। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाएगा। बट यहाँ पे भी तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर एक ही था, एक ही क्रोमोसोम। वाई? बिकॉज वन सेंट्रोमियर, यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर है, तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे? वन क्रोमोसोम।
So basically वो G1 लिखे, G लिखे, G2 लिखे, it really should not matter. Why? Because the chromosome number always will remain constant. Right? चलो let's have a look at question number 3. Question number 3 में क्या है? What is the correct sequence of the phases of cell cycle? Right? So we know कि cell cycle में पहले interphase, फिर उसके बाद mitotic phase आता है. Interphase में you have the G1, first growth phase, the synthetic phase, and the G2 phase, followed by the M phase. Right? So if you have a look, the correct answer will be your option number C, which is G1 followed by S followed by G2 and finally the M phase. Right? If we have a look at the last question for today, during which phase of cell cycle the amount of DNA in a cell remains at 4C level, right? Even if the initial amount is denoted as C, right? कौन सा phase में तुम्हारा amount of DNA 4C level कितना रहता है? 4C, है ना? तो इसका मतलब S के बाद क्या आता है बताओ? S के बाद what happens? राइट, G0 तो हो नहीं सकता, G1 तो हो नहीं सकता, G1 में तो होता ही नहीं है ये, S फेज के बाद तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना? राइट, तो कहां पे द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज C, राइट? तो तुम्हारा कहां पे होगा? देखो G2 और M में ना, राइट? M फेज में भी तुम्हारा क्या रहेगा? द डीएनए विल बी 4C. ये अलग बात है कि M के बाद आते आते तक टुवर्ड्स द साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस होकर जब डॉटर सेल्स बन जाएगा तब आधा आधा हो जाएगा, है ना? बट अभी तक तो 4C है. Are we understanding? Right? So these were the 4 questions. I hope the first part of the chapter which we have completed, which is the interphase bit of cell division, that is clear with you. If you have a problems, you can please comment your queries below. We'll be happy to help. Thank you.